हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। आज हम अपने सीजी व्यापम फूड इंस्पेक्टर 2022 फ्री क्रैश कोर्स के क्रम में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 देखने जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इससे पहले भी 3 वीडियो अपलोड हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग पहले उसको देख लीजिए, फिर ये नेक्स्ट वीडियो है। यदि आपने सिलेबस डाउनलोड नहीं किया है और यदि आपके पास सिलेबस अवेलेबल नहीं है और प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास फूड इंस्पेक्टर के नहीं है, तो आप हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम और भी अन्य इन्फॉर्मेशन उसमें डालते हैं, वो भी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, तो जिसमें हम देखने जा रहे हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसको आप ध्यान से सुनिए और समझिए। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ पूरी कोशिश करेगा कि आपको सभी बातें समझ में आए और आप उनको रिटेन कर सकें, और क्लास में ही यानी कि सेशन देखते देखते ही आपको अधिकतर चीज़ें याद हों। यदि आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सभी डाउट को क्लियर करने की। आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो कुछ मुख्य बिंदु हैं। यह अधिनियम यानी कि कौन सा अधिनियम? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। ठीक है, यह अधिनियम एक सिविल प्रकृति का है। यदि एग्जाम में आएगा कि यह सिविल है, जैसे कि सिविल होता है और क्रिमिनल होता है ना, जिसको हम दांडिक प्रकृति बोलते हैं, जो क्रिमिनल होता है, और जो सिविल प्रकृति होता है एक। ठीक है, तो ये सिविल प्रकृति का है, ये आपको याद रखना है। परंतु इसमें कहीं कहीं कुछ प्रावधान दांडिक प्रकृति के भी हैं। ठीक है, इस यानी कि मूलतः यह सिविल है, लेकिन इसकी कुछ कुछ क्या है, प्रावधान दांडिक प्रकृति के हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इस नए अधिनियम ने पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह ली है। इसका मतलब क्या है यहाँ, यानी कि पहले से हमारे देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 मौजूद था, लेकिन केंद्र सरकार ने एक नया कानून लाया है, उसकी जगह पे लाए हैं। ठीक है, उसको रिप्लेस किए हैं, तो उसका नाम क्या रखे हैं? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। 19 में ये आया है, लेकिन प्रभावी कब से हुआ? नाम तो 19 है, यानी कि इंट्रोड्यूस हुआ होगा 19 में। ठीक है, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, लेकिन प्रभावी कब से हुआ? तो यह अधिनियम 20 जुलाई 2020 से प्रभावी हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, एग्जाम में पूछ सकता है कि कब से ये लागू हुआ। तो देखिए, जैसे कि यदि आपने न्यूज़ फॉलो किया होगा या फिर टीवी चैनल्स में और या फिर न्यूज़पेपर कहीं पे भी, तो आपने पढ़ा होगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है जनवरी में आने वाला है। लेकिन देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना की फर्स्ट वेव थी उस समय, है ना, तो उस समय क्या हुआ कि ये जनवरी में लागू होने वाला था। 19 में आ गया था, ठीक है, इंट्रोड्यूस हो गया था, सब कुछ तय हो गया था, तो ये जनवरी में ही आने वाला था। लेकिन कोरोना की वजह से इसको आने में देर हुई और 20 जुलाई 2020 को यह प्रभावी हुआ। याद रखना है ना, कब प्रभावी हुआ? 20 जुलाई 2020। फिर इसके अंतर्गत उपभोक्ता अदालत एवं केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA का गठन किया जाएगा। किसका किसका गठन किया जाएगा? एक तो उपभोक्ता अदालत का और दूसरा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CCPA बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक है, तो इसमें उपभोक्ता कौन है? एग्जाम में पूछ सकता है कि उपभोक्ता की परिभाषा, है ना, आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको सही ऑप्शन बताना है कि उपभोक्ता की परिभाषा क्या है। आइए देखते हैं। इस अधिनियम के अनुसार उस व्यक्ति को उपभोक्ता कहा जाता है जो वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और उपभोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। किसको उपभोक्ता कहेंगे? जो कुछ भी चीज़ खरीदे, है ना, वो किसके लिए खरीद रहा है? अपने लिए।
नॉर्मल बोलचाल की भाषा में समझिए, कुछ भी चीज़ खरीदना, आप पेन खरीद के लाए हैं, अपने लिखने के लिए लाए हैं। अब बाय द वे कि आपके पापा यदि बिजनेसमैन है और वो पेन खरीद के लाएंगे तो वो बेचने के लिए लाएंगे, तो आपके पापा यहाँ पे उपभोक्ता नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन आप यदि किसी स्टेशनरी से जा कर के क्या खरीद रहे हैं, पेन खरीद रहे हो आप और खुद यूज़ कर रहे हैं, तो आप उपभोक्ता हैं। समझ रहे हैं बात को? तो वही सेकंड लाइन में देखिए, विशेष बात यह है कि जो व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं को बेचने के लिए या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए खरीदता है उसे उपभोक्ता नहीं माना गया है। किसमें? इस अधिनियम में, जिसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में। जो व्यक्ति कोई भी वस्तु खरीदता है, लेकिन किसने खरीदता है? बेचने के लिए या वाणिज्यिक उद्देश्य से, तो उसे उपभोक्ता नहीं कहेंगे। और यही जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 था, उसमें ऐसा कुछ नहीं था, चाहे आप अपने लिए खरीदो या बेचने के लिए खरीदो, आप उपभोक्ता हो पर्टिकुलरली, यानी कि इन द सेंस सभी पर्सन उपभोक्ता ही रहते हैं। ऐसा कौन बोलता था? 1986 वाला बोलता था। लेकिन अभी केंद्र सरकार क्या की है, उस जो 86 वाला जो अधिनियम था उसको पूरी तरह से क्या किया? खंडित कर दी है, और उसकी जगह पर क्या लाई है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, ठीक है, जो कि उपभोक्ताओं में क्या करता है? भेद करता है, यानी कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए है और एक प्रोफेशनल यूज़। प्रोफेशनल वाला उपभोक्ता नहीं होगा और पर्सनल वाला उपभोक्ता होगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग देखते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके, टेली शॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या सीधे खरीद के जरिए किया जाने वाला सभी तरह का ऑफलाइन या ऑनलाइन लेन देन शामिल है। यानी कि कैसे लेन देन होनी चाहिए इसमें? जैसे कि हम बोले कि नहीं भैया हमने तो हाथ में दिया है, यानी कि नॉर्मल आप किसी स्टेशनरी में जा रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। यदि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी लेन देन हो रही है, टेली शॉपिंग हो रहा है, मल्टी लेवल मार्केटिंग हो रहा है, या सीधे खरीद के जरिए किया जाने वाला सभी तरह का ऑफलाइन या ऑनलाइन लेन देन शामिल है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हम देखते हैं उपभोक्ताओं की अधिकार। तो अधिकार क्या है उपभोक्ताओं के? देखिए, है ना। पहला, वस्तुओं या सेवाओं की मात्रा, गुणवत्ता, शुद्धता, क्षमता, कीमत और मानक के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। यानी कि हमको क्या अधिकार है? किसी भी वस्तु या सेवा, ठीक है, उसकी मात्रा जानिए, गुणवत्ता जानिए, शुद्धता, क्षमता, कीमत और मानक के बारे में जानकारी, ये आपके अधिकार है, ठीक है। सेकेंड अधिकार क्या है? खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षित रहने का अधिकार है आपका, ठीक है। आपका मतलब इन द सेंस उपभोक्ता का, यहाँ पे कोई भी हो सकता है, आप में कोई भी, ठीक है। थर्ड है अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं से संरक्षित रहने का अधिकार। यानी कि अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार, यानी कि जिसके लिए मनाही है किसी भी चीज़ के लिए, यानी कि जो भी मार्केट में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बैंड होती हैं लेकिन फिर भी बिकती हैं, तो ये जानने का आपको पूरा अधिकार है कि ये लीगल है या इलीगल है ना। ये बैंड, कहीं कोई प्रोडक्ट ऐसे तो कोई नहीं बेच दे रहा है कि मतलब वो बैंड हो और हम खरीद के ला लिए, ठीक है। फिर क्या है? फोर्थ में प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं या सेवाओं की उपलब्धता, ठीक है। यानी कि कंपटीशन होता है, मार्केट कंपटीशन भी रहता है ना, तो प्रतिस्पर्धी कीमतों, यानी कि कोई दुकान में क्या हुआ, वही चीज़ आपको सस्ते में मिल रही है और वही चीज़ दूसरे दुकान में महंगे में मिल रही है, तो आपका पूरा अधिकार है यह जानने का, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये यानी कि 4 अधिकार हुए किसके? उपभोक्ताओं के। नेक्स्ट हम देखते हैं उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको याद रखना है ये सब, ठीक है। क्या है? उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, ठीक। इस अधिनियम में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों यानी कि कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, क्या? कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन CDRCs की स्थापना का प्रावधान है, ठीक है। जैसा कि सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि उपभोक्ता अदालत का और CCPA यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, ठीक है, और साथ में किसका प्रावधान है? CDRCs
CDRC क्या होता है? कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, यानी कि उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। और कौन से स्तर पे हो, ये पूछ सकता है किन स्तरों पर होगा, तो राष्ट्रीय स्तर पर भी रहेगा, राज्य में भी रहेगा और जिले में भी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है? CDRC निम्न प्रकार की शिकायतों का निपटारा करेगा, यानी कि कौन सी शिकायत इसके पास जाएंगी? देखिए, अधिक मूल्य वसूलना या अस्पष्ट कीमत वसूलना। ठीक है, यानी कि कोई अधिक कीमत वसूल रहा है। ठीक है, अधिक मूल्य यानी कि कोई भी चीज़ महंगी बेच रहा है। ठीक, या अस्पष्ट कीमत है, यानी कि क्लियर, जैसे कि MRP जो है बहुत से में कुछ प्रोडक्ट्स में, हालांकि अब तो ऐसा है कि MRP सब में लिखना अनिवार्य है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रहती कि MRP स्पष्ट नहीं है। ठीक है, अस्पष्ट कीमत है, तो उस पर और वसूल रहे हैं वो। ठीक है, सेकेंड क्या है? अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार। ठीक है, ये शिकायत कौन निपटारा करेगा? CDRC। फिर जीवन के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री, यानी कि खतरनाक वस्तुएं यदि कोई बेच रहा है तो उसके खिलाफ भी शिकायत आप किसके पास करेंगे? CDRC में करेंगे। ठीक है, दोषपूर्ण वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री। ठीक, तो ये चार क्या है? ये चार शिकायत आप किसके पास करेंगे? CDRC के पास। ठीक है, यानी कि अधिक मूल्य वसूलना, अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार, जीवन के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री और दोषपूर्ण वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अनुचित कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ शिकायत केवल राज्य और राष्ट्रीय CDRC में फाइल की जा सकती हैं। किसके खिलाफ? अनुचित कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ कहाँ पे करना है आपको? राष्ट्रीय और राज्य में करना है, जिले में नहीं होगा। ठीक है, याद रखना। ठीक, अनुचित कॉन्ट्रैक्ट है ये। ठीक, फिर जिला CDRC के आदेश के खिलाफ राज्य CDRC में सुनवाई की जाएगी, राज्य CDRC के खिलाफ राष्ट्रीय में, और अंतिम अपील का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को होगा। अब आप इसको समझिए। देखिए, यदि जिला CDRC यदि कोई निर्णय देती है तो उसके लिए आप शिकायत कहाँ करेंगे? यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो। ठीक है, तो आप कहाँ शिकायत करेंगे? राज्य की CDRC में। और यदि राज्य की CDRC से आप संतुष्ट नहीं है तो आप किसके पास जाएंगे? राष्ट्रीय CDRC के पास जाएंगे। CDRC आप लोग समझ रहे हैं ना, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। ठीक है, तो राष्ट्रीय से यदि आप राष्ट्रीय के पास भी जाकर के संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो अंतिम निर्णय किसका होगा? सर्वोच्च न्यायालय का, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा और वो मान्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA की स्थापना। जैसा कि मैंने बताया कि कंज्यूमर अदालत, ठीक है, उपभोक्ता अदालत, CCPA और CDRC, ये तीन अथॉरिटी किसके अंदर में बनी है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। ठीक है, तो उस क्रम में हमने CDRC को देख लिया, अब हम CCPA को देखेंगे। ठीक है, CCPA का फुल फॉर्म यदि आता है तो आपको याद रखना है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। क्या? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में CCPA की स्थापना का प्रावधान है जो उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ उनको बढ़ावा देगा और लागू करेगा। ठीक है, क्या करेगा कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा भी करेगा, साथ में उसको बढ़ावा भी देगा और क्या करेगा? लागू करेगा। ठीक, यह प्राधिकरण अनुचित व्यापार प्रथाओं, भ्रामक विज्ञापनों और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को भी देखेगा। क्या करेगा ये? अनुचित व्यापार प्रथा यदि हो रही है उसको, भ्रामक विज्ञापन को भी देखेगा और उपभोक्ता अधिकारों का यदि उल्लंघन हो रहा है तो उसको भी देखेगा। जैसा कि मैंने आप उपभोक्ता अधिकार शुरू में फर्स्ट हाफ ऑफ द सेशन मैंने डिस्कस किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं
इसके पास उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाने और बिके हुए माल को वापस लेने या सेवाओं को वापस लेने के आदेश पारित करना, अनुचित व्यापार प्रथाओं को बंद करने और उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की गई कीमत को वापस दिलाने का अधिकार भी होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये आपको ऑब्जेक्ट MCQ के फॉर्म में दे सकता है, इसलिए आपको याद रखना है की पावर क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग ध्यान से सुनिए। ठीक है, क्या करेगा ये, इनके पास उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगा सकता है। क्या करेगा ये, जुर्माना लगाएगा। ठीक है, फिर क्या करेगा ये, बिके हुए माल को वापस लेने या सेवाओं को वापस लेने का आदेश भी देगा। एक बार क्या होता है कि बोल देते हैं दुकान वाले कि नहीं नहीं अब सामान बिक गया है, आप जाइए, हम वापस नहीं लेंगे। नहीं, यदि CCPA निर्णय दिया है कि नहीं आपको वापस लेना है तो दुकानदारों को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, ये जुर्माना लगाएगा, सेवा वापस, बिके हुए माल को वापस लेने के लिए बाध्य कर सकता है, अनुचित व्यापार प्रथाओं को बंद करने और उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की गई कीमत को वापस दिलाने का अधिकार किसके पास है, CCPA के पास ये सब अधिकार है। इस प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करेगा, तो कौन करेगा, महानिदेशक करेंगे। ठीक है, महानिदेशक की अध्यक्षता में CCPA की एक अन्वेषण शाखा, जिसको हम इन्वेस्टिगेशन विंग बोलते हैं, ठीक है, होगी, जो ऐसे उल्लंघनों की जांच या इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। यानी कि आप तो पहुंच गए शिकायत करने, लेकिन मान लीजिए आप मतलब इन द सेंस उपभोक्ता है ना, तो उपभोक्ता यदि कोई भी पहुंच गया और यदि वो गलत हुआ तो ये भी तो पता रहना चाहिए ना कि ऐसा थोड़ी ना है कि केवल दुकानदार ही गलत है, उपभोक्ता भी तो गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जांच कौन करेगा, ये जो CCPA में है, ये जो CCPA है इसकी एक इन्वेस्टिगेशन विंग होगी। इन्वेस्टिगेशन विंग मतलब अन्वेषण शाखा, जो जांच करेगी कि शिकायत सही है या गलत, जिसके हेड कौन होंगे, यानी कि महानिदेशक होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं भ्रामक विज्ञापनों के लिए जुर्माना। जैसे कि मैंने बताया भ्रामक विज्ञापनों के लिए ये जुर्माना भी लगा सकती है। ये देखिए यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया था, ठीक है, कि भ्रामक विज्ञापनों के लिए जुर्माना कौन लगाएगा, CCPA। तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण झूठे या भ्रामक विज्ञापन के लिए मैन्युफैक्चरर या एंडोर्सर क्या होता है, जो किसी भी सामान को बेचता तो खुद नहीं है लेकिन उसको सपोर्ट ज़रूर करता है। ठीक है, नहीं नहीं ये चीज़ को ले लीजिए, ये चीज़ को ले लीजिए, ऐसे करके होते हैं ना कुछ कुछ प्राणी, तो वो इसी तरह से वो एंडोर्सर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या है, ये झूठे या भ्रामक विज्ञापन के लिए मैन्युफैक्चरर या एंडोर्सर पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। कितने का जुर्माना है, याद रखना है ना, 10 लाख तक का जुर्माना। ठीक, दोबारा अपराध की स्थिति में यह जुर्माना 50 लाख रुपए तक बढ़ सकता है। यानी कि फिर से वही काम कर रहे हैं, एक बार उन जुर्माना लग चुका है 10 लाख का, लेकिन फिर भी वही काम करें तो दोबारा कितने का लगेगा, उन पे 50 लाख का जुर्माना लगेगा। ठीक है, देन मैन्युफैक्चरर को 2 वर्ष तक की कैद की सजा भी हो सकती है, जो हर बार अपराध करने पर 5 वर्ष तक बढ़ सकती है। यानी कि पहले तो 2 वर्ष की हुई, ठीक है, लेकिन वो फिर से लौट के आया और फिर वही काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि भ्रामक विज्ञापन ही फैला रहे हैं। यानी कि बहुत बार क्या होता है कि आप YouTube में भी देखे होंगे, ये फॉर एग्जाम्पल बस है। ठीक है, बहुत सारे आपको एड्स ऐसे मिलेंगे जो कि बोलते हैं नहीं हम ऐसा कर रहे हैं वैसा करें, बट रियलिटी में वो वैसा कुछ भी नहीं होते हैं। ठीक है, वो सब फेक होते हैं। तो ऐसा एक बार यानी कि विज्ञापन ही हुआ ना, यानी कि गलत विज्ञापन हुआ, यानी कि भ्रांति फैला रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, या फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये उनके ही एजेंट होते हैं और उनको एंडोर्स करते हैं। एंडोर्स करना मतलब होता है सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर भी ये लोग को पहले से ऑलरेडी 2 वर्ष की सज़ा मिल चुकी है। ठीक, लेकिन ये फिर भी वही काम कर रहे हैं और अपने मतलब कि अपने कुकृत्यों से बाज नहीं आ रहे हैं, तो इनको फिर से 5 साल की सज़ा का प्रावधान है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी कि फर्स्ट थिंग क्या है, देखिए जो जुर्माना कितने का लगेगा, 10 लाख का लगेगा, लेकिन यदि ये फिर से वही काम करेंगे तो क्या होगा, 50 लाख तक का लग सकता है।
फिर सेकेंड थिंग क्या है, इनको 2 साल की सज़ा होगी, और यदि ये फिर से वही काम करेंगे तो इनको वो सज़ा जो है 2 साल से बढ़ा करके 5 साल कर दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं उत्पाद की जिम्मेदारी यानी कि प्रोडक्ट लायबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, किसकी होगी। ठीक है, तो उत्पाद की जिम्मेदारी का अर्थ है उत्पाद के मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर या विक्रेता की जिम्मेदारी। यानी कि पूछ सकता है उत्पाद की जिम्मेदारी, यहाँ उत्पाद की जिम्मेदारी से तात्पर्य क्या है। तो उत्पाद की जिम्मेदारी से तात्पर्य होता है उत्पाद के मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर या विक्रेता की जिम्मेदारी। ठीक है, यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह किसी खराब वस्तु या सेवा के कारण होने वाले नुकसान या क्षति के लिए उपभोक्ता को मुआवजा दे। ठीक है, यदि उससे कुछ गलती हुई है, खराब वस्तु बेचा है या कुछ गलत सेवा उपलब्ध कराया है या कुछ नुकसान या क्षति पहुंची है किसी भी उपभोक्ता को, तो मुआवजा कौन देगा, मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर या विक्रेता। ठीक है, फिर मुआवजे का दावा करने के लिए उपभोक्ता को विधेयक में उल्लिखित खराबी या दोष से जुड़ी कम से कम एक शर्त को साबित करना होगा। यानी कि इनका विधेयक है, ठीक है, उसमें क्या है, लिखा हुआ है कि खराबी कौन सी है उनमें, यानी कि इनके ऑलरेडी डिफाइंड है कि ये खराबी होने पर ही क्या होगा, मुआवजा मिलेगा। ठीक है, तो यदि उनमें कोई खराबी यानी कि इनके प्रोविज़न में कोई पॉइंट आता है, हमारी शिकायत आती है, तो ही हमको मुआवजा मिलेगा, ये आपको समझना है। ठीक है, यानी कि वही लिखा है, मुआवजे का दावा करने के लिए उपभोक्ता को विधेयक में उल्लिखित खराबी या दोष से जुड़ी कम से कम एक शर्त को साबित करना होगा। अब आपको ये जानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन कौन से उस विधेयक में उल्लिखित खराबी है, ये कभी आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा कि खराबी को बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का अधिकार क्षेत्र, यानी कि ये अधिकार क्षेत्र इनका कहाँ है, यानी कि लागू कहाँ होने वाले हैं। ठीक है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी कि CDRC ने राष्ट्रीय, राज्य और जिला विवाद निवारण आयोग के अधिकार क्षेत्र को तय कर दिया है। यानी कि जैसे कि मैंने बताया, CDRC कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जो है राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर बनेगी। ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं, ये जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए और समझिए। एग्जाम में आने की बहुत चांस है इसके, और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं अक्सर इस तरह के प्रश्न। ठीक है, तो सुनिए आप, राष्ट्रीय विवाद निवारण आयोग यानी कि जो राष्ट्रीय स्तर पर रहेगा वह 10 करोड़ रुपए से अधिक की शिकायतों को सुनेगा। कितने की सुनेगा, जो राष्ट्रीय है वो 10 करोड़ से अधिक। राज्य विवाद निवारण आयोग उन शिकायतों की सुनवाई करेगा जो कि 1 करोड़ रुपए से अधिक है लेकिन 10 करोड़ रुपए से कम है। कितना, 1 करोड़ से अधिक लेकिन 10 करोड़ से कम। ठीक है, जो जिला विवाद निवारण आयोग है उन शिकायतों को सुनेगा जिन मामलों में शिकायत 1 करोड़ रुपए तक की धोखाधड़ी की है। यानी कि 1 करोड़ तक का कोई भी केस है तो वो कौन सुनेगा, जिला विवाद निवारण आयोग। मैं इसको समराइज कर देती हूँ फटाफट, यानी कि जो राष्ट्रीय है वो 10 करोड़ से अधिक, जो राज्य है वो 1 करोड़ से अधिक लेकिन 10 करोड़ से कम, और जो जिला है वह 1 करोड़ तक की शिकायत सुनेगा, धोखाधड़ी की शिकायत सुनेगा। समझ में आ रहा है। फिर ई-कॉमर्स एवं अनुचित व्यापार अभ्यासों का नियम, जैसा कि मैंने क्या बताया कि टेली शॉपिंग हो, मार्केटिंग हो, किसी भी प्रकार की मार्केटिंग हो, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, ये सभी प्रावधान, ये सभी चीज़ इस अधिनियम में सम्मिलित हैं। ठीक है, तो ई-कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन बिक्री। ठीक है, ई-कॉमर्स एवं अनुचित व्यापार अभ्यासों पर नियम, यानी कि कौन से नियम है, आइए देखते हैं। सरकार इस अधिनियम के तहत उपभोक्ता संरक्षण ई-कॉमर्स नियम 2020 को अधिसूचित करेगी जो निम्नलिखित हैं। तो क्या क्या है ये, ई-कॉमर्स संस्थाओं को उपभोक्ताओं को रिटर्न, रिफंड,
एक्सचेंज, वारंटी, गारंटी, डिलीवरी, शिपमेंट और भुगतान के तरीके, शिकायत निवारण तंत्र, भुगतान संबंधी विधियों की सुरक्षा और उत्पत्ति के स्थान से संबंधित जानकारी देना आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक है? रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी, गारंटी, डिलीवरी, शिपमेंट और भुगतान के तरीके, शिकायत निवारण तंत्र, भुगतान संबंधी विधियों की सुरक्षा और उत्पत्ति के स्थान से संबंधित जानकारी देना आवश्यक है। यानी कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, जैसे कि हम कुछ भी ऑनलाइन खरीदते हैं तो उसमें हमको ये मतलब अनिवार्य रूप से पता रहना चाहिए वो मैन्युफैक्चर कहाँ हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें कितने साल की गारंटी, वारंटी, ये सब है। शिपमेंट चार्जेस, निवारण यानी कि हमको चीज़ें पसंद नहीं आई तो हम कितने दिन में उसको रिटर्न कर सकते हैं, रिफंड हमको हमारे पैसे चाहिए, ये सभी जानकारी देना अनिवार्य है। किसके तहत? उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन प्लेटफॉर्मों को 48 घंटे के अंदर किसी भी उपभोक्ता की शिकायत को सुनना होगा और शिकायत प्राप्त करने के 1 महीने के भीतर शिकायत का निवारण करना होगा तथा इस हेतु शिकायत अधिकारी की भी नियुक्ति करनी होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसीलिए मैंने अलग अलग कलर से इसको हाईलाइट किया है। ध्यान से सुनिए, कब, कितने में? 48 घंटे के अंदर में इनको क्या करना है, यानी कि जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, उनको क्या करना है? उपभोक्ता की शिकायत को सुनना है, साथ में शिकायत प्राप्त करने के 1 महीने के भीतर शिकायत का निवारण करना है तथा इस हेतु शिकायत अधिकारी की भी नियुक्ति करनी है, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 अनिवार्य है, सलाहकारी नहीं, यानी कि ये जो है अनिवार्य रूप से आपको फॉलो ही करना है। ये रिकमेंडिंग नहीं है, यानी कि केवल सलाह नहीं है आपको कि ठीक है कर लेना, ऐसा नहीं है, आपको करना ही है। यदि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में कुछ बेचना है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। ये कौन बोल रहा है? यह अधिनियम, ठीक है। ये नियम ई कॉमर्स कंपनियों को अनुचित मूल्य के माध्यम से अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किए जाने वाले वस्तु या सेवाओं की कीमत में हेर फेर करने से भी रोकते हैं। यानी कोई हेर फेर नहीं होनी चाहिए। किस तरह से? अनुचित मूल्य के माध्यम से या अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से, ठीक है। ये इन शॉर्ट आप इसको समझ लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यदि 1 लाइनर पूछा जाता है तो मैं आपको फटाफट इसको समझा देती हूँ, ठीक है। ध्यान से बस सुनिए। यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, और इंग्लिश मीडियम के हैं तो तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो क्या है, जो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है, वो क्या है? जैसा कि मैंने बताया, CCPA का निर्माण करेगा, जैसा कि हमने डिस्कस किया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है? कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड इन अ कंज्यूमर कोर्ट वेयर द कंप्लेनेंट रिसाइड्स और वर्क्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 86 था, यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 था, वो क्या बोलता था? यदि किसी भी उपभोक्ता को कोई भी शिकायत करनी है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? कंज्यूमर कोर्ट में करेगा। और वो कौन सा कंज्यूमर कोर्ट होना चाहिए? यानी कि उपभोक्ता अदालत, ठीक है। तो वो कौन सा उपभोक्ता अदालत होना चाहिए? वो जहाँ पे विक्रेता का ऑफिस है, ठीक है। कहाँ होना चाहिए? जहाँ पे भी, मान लीजिए आप दुर्ग में रह रहे हैं, लेकिन आपने कोई सामान खरीदा है रायपुर से, तो आप चाहते हैं कि आप दुर्ग के उपभोक्ता अदालत में आप अपना केस दर्ज कराएं, लेकिन जो ये 86 वाला था वो बोला कि नहीं, आपको रायपुर के उपभोक्ता अदालत में आकर के अपनी शिकायत दर्ज करानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन ये जो 2019 का अधिनियम है वो क्या बोलता है कि नहीं, यदि आप जहाँ रह रहे हो आप वहीं के उपभोक्ता अदालत में अपनी शिकायत करवा सकते हो।
ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये ज़रूरी नहीं है विक्रेता जहां का हो वहां की उपभोक्ता अदालत में आप अपनी शिकायत दर्ज करवाएं, आप अपनी स्थानीय उपभोक्ता अदालत में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है थर्ड पॉइंट, कंज्यूमर कैन सीक कंपेंसेशन फॉर हार्म कॉज्ड बाय प्रोडक्ट और सर्विस। जैसा कि मैंने बताया कि सभी की हमको मुआवजा मिलेगा यदि कुछ भी प्रोडक्ट खराब है या कोई सर्विस सही नहीं है तो उसका मुआवजा मिलेगा, ऐसा प्रावधान इसमें है, जैसे कि हमने डिस्कस किया। फिर हमने क्या डिस्कस किया था कि CDRCs है ना, वो क्या करेंगी, जैसा कि मैंने बताया 1 करोड़, 10 करोड़ और 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की कीमतें, वही लिखा हुआ है। ऑल रूल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एक्सटेंडेड टू ई-कॉमर्स, यानी कि ऑफलाइन ऑनलाइन सभी के प्रावधान इस अधिनियम में है, ऐसा ये बोल रहा है। फिर लास्ट पॉइंट है, कोर्ट कैन रेफर सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन, यानी कि क्या केवल बातों से क्या निपटारा हो सकता है किसी भी केस का, तो ये अधिनियम में ऐसे प्रावधान है कि केवल जो कोर्ट है यानी कि अदालत यदि चाहे तो केवल बातों से ही किसी भी यानी कि विक्रेता और उपभोक्ताओं के बीच में ये केवल बातों से यदि कोई भी मैटर को सॉल्व करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कोर्ट कर सकती है। ऐसा यानी कि ज़रूरी नहीं है कि केस लंबा चले, यानी कि मीडिएशन बातों से यदि कोई विवाद का सुलह हो जा रहा है तो बिल्कुल हो सकता है, ऐसा इस अधिनियम में कहा गया है। ठीक है, तो ये जो है कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी हमने डिस्कस किया है आप सभी बिंदुओं को ध्यान से समझिए। आपने सुना होगा, यदि कहीं पे भी नहीं समझ में आ रहा है उसको रिपीट करके दोबारा सुनिए, और क्या बोलते कहीं पे भी कुछ भी फिर डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सभी डाउट को क्लियर करने की। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी ग्रुप्स में, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट प्रेस कर दीजिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें आप तक समय पर पहुंचती रहें। आपको इसकी फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन के लिए हम और भी आपके लिए पुनः जब हम फ्री क्रैश कोर्स आपको अवेलेबल करा रहे हैं, हम सभी अधिनियम डिस्कस करेंगे, उसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत करो। सभी अधिनियम आपके ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ की YouTube चैनल में सभी डिस्कस होंगे फॉर नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन।